साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपके समक्ष आज विशेष टॉपिक लेके उपस्थित है। अभी मैं एक जूम मीटिंग सुन रहा था, उसमें बहुत अच्छे टॉपिक उन्होंने कवर किए थे। धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन चलाने वाले लोग, तो उसमें उपासक उपासिकाएं जुड़े थे और आदरणीय गौतम साहब और उनकी मित्र मंडली ने काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट कवर किया था। और 28 सितंबर को वे अपना आगरा में एक कार्यक्रम भी आयोजित करने जा रहे हैं। तो टॉपिक बहुत बढ़िया है। टॉपिक का शीर्षक महाबोधि महाविहार से रिलेटेड है और साथ साथ में इस मंथ में जिन महापुरुषों का जन्म हुआ है, उनके कार्य, और उसमें से आधुनिक विश्व के सम्राट अशोक कहे जाने वाले अनागारिक धम्मपाल जी की जन्मदिन भी है। तो सबसे पहले अनागारिक धम्मपाल जी के बारे में ही हम बात करेंगे। अनागारिक धम्मपाल जी का जन्म 17 सितंबर 1864 कोलंबो में हुआ। इनका पूरा नाम डॉन डेविड हेवा वितरने था। अनागारिक का अर्थ होता है गृहत्यागी, बिना घर का सन्यासी, यानी जो साधना में रत हो और भिक्षु की तरह जीवन जीता हो। बौद्ध पुनर्जागरण जो मूवमेंट है, इसमें इनका बड़े बड़े लीडर्स के अंदर में इनका नाम गिना जाता है। ब्रिटिश काल में श्रीलंका और भारत में बुद्धिज्म लगभग दब चुका था और दब इसलिए चुका था क्योंकि रिसर्च कोई नहीं कर रहे थे। लेकिन धम्मपाल जी ने जागृत करने का आंदोलन चलाया सबसे पहले। तो इन्होंने क्या किया, 1891 में महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। 1891 में महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था बोध गया के महाबोधि मंदिर को पुनः बौद्धों के हाथों में लाना, क्योंकि उस समय भी मंदिर हिंदू महंतों के कब्जे में था। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले बौद्ध युवाओं को शिक्षित किया, शिक्षा दी, उनको मॉरलिटी का पाठ पढ़ाया और राष्ट्रीय गौरव के लिए उनको प्रेरित किया। लोगों को शराबबंदी, अंधविश्वास और गुलामी से मुक्त होने के लिए उन्होंने अपना संदेश प्रोवाइड किया। विश्व धर्म संसद 1893 में शिकागो में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुआ, उसमें इन्होंने भाग लिया और भाग लेके यहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का परिचय पश्चिमी दुनिया को कराया और उनकी वाणी से बुद्धिज्म को इंटरनेशनली पहचान मिली। तो भारतीय स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार में भी उन्होंने काम किया। वे केवल बुद्धिज्म के प्रचारक ही नहीं थे, बल्कि एक औपनिवेशिक जो विरोधी जो आंदोलन था, उसके समर्थक भी थे। वो शिक्षा, स्वाभिमान और
धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भी संघर्षरत थे। वे अपना जीवन महाबोधि मंदिर विहार मुक्त करने के लिए कानूनी और सामाजिक संघर्ष करते रहे। 1933 में उनका देहांत सारनाथ वाराणसी में हुआ और उनकी प्रेरणा से श्रीलंका, भारत और एशिया में बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना हुई। और बोध गया में जो इंटरनेशनल आज गतिविधियां हम जो देखते हैं उसका बेस जो है वो अनागारिक धम्मपाल जी की देन है। तो अनागारिक धम्मपाल जी की जो पढ़ाई हुई है मिशनरी स्कूलों में हुई। तो वे मिशनरी स्कूल में आने लगे, परंतु घर के अंदर में बुद्धिज्म परंपरा थी, उसकी जड़ें थी। वे थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल ऑलकाट और मैडम ब्लावास्की से जुड़े बौद्ध धम्म का अध्ययन और प्रचार प्रसार का उन्होंने संकल्प लिया। अनागारिक के रूप में उन्होंने साधारण वस्त्र और जीवन अपनाया। तो अनागारिक धम्मपाल जी और इन्हीं के साथ में मेरी फॉस्टर रॉबिन्सन और अनागारिक धम्मपाल, इनका भी थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। मेरी एलिजाबेथ फॉस्टर रॉबिन्सन ये हवाई मतलब हवाई यानी अमेरिका उधर की एक महिला और समाज सेविका थी। शादी के बाद में उसका नाम मिसेस रॉबिन्सन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धम्म से इसका बहुत बड़ा संबंध है। वे अमेरिका की उन शुरुआती महिलाओं में थी जिन्होंने बौद्ध धम्म और पूर्वी दर्शन में गहरी रुचि ली। तो जब अनागारिक धम्मपाल जी 1893 में शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना स्पीच देने गए थे और बाद में हवाई पहुंचे, तो मेरी फॉस्टर रॉबिन्सन उनकी शिष्या और समर्थक बन गई। तो मेरी फॉस्टर रॉबिन्सन ने अनागारिक धम्मपाल जी को आर्थिक सहायता दी, जिससे कि महाबोधि सोसाइटी का काम चल सके। उनके दान से अनागारिक धम्मपाल जी ने भारत और श्रीलंका में बुद्धिज्म का काम बहुत बड़े पैमाने पे किया। और ये भी है कि बोध गया का जो आंदोलन है और कलकत्ता में महाबोधि सोसाइटी का भवन है, ये मेरी फॉस्टर के सहयोग से ही निर्मित हुआ। और इन्होंने अनागारिक धम्मपाल जी का जो विश्वव्यापी बौद्ध मिशन था उसको संभालने में बहुत बड़ा योगदान दिया। हवाई के अंदर में, अमेरिका के अंदर में बौद्ध धम्म की जो गतिविधियां थी और ध्यान केंद्रों को डेवलप करने में इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। तो मेरी मिसेस मेरी फॉस्टर रॉबिन्सन एक अमेरिका दानवीर बौद्ध धम्म की समर्थक महिला थी, जिन्होंने आर्थिक सहयोग के साथ नैतिक समर्थन दिया। तो मेरी फॉस्टर रॉबिन्सन का जो जन्म है वो 20 सितंबर 1844 होनोलुलु हवाई में हुआ और मृत्यु 20 दिसंबर 1930 होनोलुलु हवाई में हुई। ये बहुत संपन्न और समाजसेवी महिला थी।
है धम्म के, ये मेरे गुरु है, मैं उनकी शिष्या हूँ। ये बहुत बड़ा, तो इनको वेस्टर्न मदर ऑफ बुद्धिस्ट रिवाइवल भी कहा जाता है। इनको बौद्ध पुनर्जागरण की पश्चिमी माता भी कहा जाता है। मतलब उसका इंग्लिश में हम कहेंगे तो वेस्टर्न मदर ऑफ बुद्धिस्ट रिवाइवल। तो ये बहुत प्रभावशाली, मतलब अमीर परिवार से थी। और शादी के बाद इनको मिसेस फॉस्टर रॉबिन्सन के नाम से प्रसिद्धि हुई। इन्होंने बौद्ध धर्म और भारतीय दर्शन में गहनतम रुचि ली। विशेष तौर से करुणा, कंपेशन और त्याग, रिनक्शन से वो प्रभावित थी। तो 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन के बाद में धम्मपाल जी ने क्या किया कि अमेरिका और हवाई का दौरा किया। तो मेरी फॉस्टर जैसे ही उनसे मिली तो वो प्रभावित हो गई और उनकी शिष्या बन गई। और शिष्या ही नहीं बनी, वो बौद्ध धम्म को उन्होंने अपनाया और आध्यात्मिक गुरु माना। किनको? अनागारिक धम्मपाल जी को। और निरंतर दान दिया। उनके सहयोग से ही महाबोधि सोसाइटी का जो भवन बना और बोध गया मंदिर मुक्ति और अन्य बौद्ध परियोजना के लिए भी उसने फंड उपलब्ध कराया। उन्होंने ये नहीं किया कि वो भवन बनाए, बोध गया मुक्ति के लिए भी उन्होंने फंड उपलब्ध कराया। और कई बार तो ऐसा होता था कि धम्मपाल जी को प्रोत्साहित करने के लिए वो पत्र भी लिखती थी। अपने घर और संपत्ति का हिस्सा बौद्ध धम्म की गतिविधियां और ध्यान केंद्रों के लिए दान किया। और उनकी विरासत के कारण हवाई के अंदर में बौद्ध समुदाय है ये मजबूत हुआ। तो उनका जो साहसिक समर्थन, आर्थिक समर्थन और नैतिक समर्थन था, उनके बीच गुरु शिष्या और दानदाता साधक दोनों का मिश्रण था। तो बौद्ध गया आंदोलन से जुड़े उनके जो पत्राचार है, उनके कुछ मुख्य अंश इस प्रकार से है। धर्मपाल जी ने, अनागारिक धर्मपाल जी ने मेरी फॉस्टर को लिखा कि किस तरह बौद्ध मंदिर बौद्धों से छीना गया और हिंदू महंतों ने कब्जे में। किस तरीके से बौद्ध मंदिर, जो बौद्ध टेम्पल है, ये छीना गया और महंतों ने अपने कब्जे में ले लिया। और उन्होंने बताया कि मंदिर को वापस के लिए कानूनी लड़ाई और ब्रिटिश अधिकारियों से विरोध झेलना पड़ रहा है। कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है, अधिकारियों से विरोध भी झेलना पड़ रहा है। और मेरी पास्टर ने जवाब में उन्हें धैर्य रखने और आर्थिक सहयोग भेजने का वचन दिया। धर्मपाल जी पत्र में कहते हैं कि सोसाइटी का भवन कलकत्ता में बनाना कठिन है क्योंकि फंड की कमी है। तो मेरी फास्टर ने क्या किया कि नियमित आर्थिक सहयोग भेजना चालू किया। उन्होंने लिखा, किन्होंने? मेरी फास्टर ने, कि ये जो कार्य है धर्मपाल जी केवल आपका नहीं है, ये कार्य पूरी मानवता का है। ये कार्य केवल अनागारिक धम्मपाल जी का नहीं है, पूरी मानवता का कार्य है। तो धम्मपाल जी ने क्या किया? उनको अमेरिका, जापान, यूरोप और भारत की यात्राओं का विवरण भेज दिया। तो वो लिखते हैं कि बौद्ध धर्म का संदेश करुणा और शांति हर जगह स्वीकार किया जा रहा है। करुणा और उसकी शांति हर जगह स्वीकार किया जा रहा है। और मेरी पास्टर उनको लिखती है कि आपका जो कार्य है ये आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगा। तो अब इनका जो व्यक्तिगत संघर्ष था
धर्मपाल जी ने स्वीकार किया कि शारीरिक और मानसिक थकान से भी जूझ रहे हैं। उनका जीवन संघर्ष में बीत रहा है। तो मेरी पास्टर ने उत्तर दिया कि आपके जो कुशल कार्य उसका बीज बोया जा रहा है और उसका फल भविष्य में दिखेगा। और उन्होंने और आगे भी दान भेजकर उनका बोझ हल्का किया। उन्नीस 1920 और 30 अंतिम समय में भी उन्होंने, धम्मपाल जी ने सारनाथ से भी उनको पत्र लिखे, अपने आध्यात्मिक चिंतन और बौद्ध धम्म की भविष्य की दिशा बताई। मेरी पास्टर ने तब भी उन्हें सहयोग दिया, हालांकि 1930 में उनकी मृत्यु हो गई। तो यह पत्राचार सिर्फ दानदाता साधु का रिश्ता नहीं था, बल्कि गहरी आध्यात्मिक साझेदारी थी। और मेरी पास्टर से निरंतर नैतिक, आर्थिक और भावनात्मक सहारा मिला अनागारिक धम्मपाल जी को। तो हिस्ट्री लिखने वाले हिस्टोरिकल लोग ये मानते हैं कि मेरी पास्टर का सहयोग न होता तो महाबोधि सोसाइटी और धम्मपाल जी का वैश्विक बौद्ध आंदोलन संभव ही नहीं होता। मतलब बहुत बड़ा नींव का काम मेरी पास्टर ने किया। क्योंकि बोध गया की पवित्र भूमि पर जब गहन अनुभव के साथ जिस जगह तथागत को सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, उस जगह पर बौद्धों का अधिकार नहीं है, महंतों का कब्जा है और ब्रिटिश शासन भी मौन है। ब्रिटिश शासन भी मौन था, महंतों का कब्जा था और ये पीड़ा अनुभव करते थे। अनागारिक धम्मपाल जी देखते थे कि मेरे पास तो साधन नहीं है, लेकिन संकल्प मेरा बहुत अटूट है। तो वो सोचते रहते थे कि महाबोधि सोसाइटी की जो महाबोधि की धरोहर है किस तरह बौद्धों के पास वापस आएगी। तो यदि तथागत की करुणा, मेरा संकल्प और दृढ़ निश्चय ये अगर है तो ये कार्य तो कभी असंभव नहीं हो सकता, वो करके रहूंगा। तो मेरी फास्टर इनको लिखती है कि आपका संघर्ष अकेले का संघर्ष नहीं है। जिस करुणा के पीड़ा से आप गुजर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, वो स्वयं बुद्धवाणी की करुणा आपके अंदर में झलक रही है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और आपके आंदोलन के लिए आर्थिक इकोनॉमिक सहयोग मैं करूंगी और आपके प्रयासों को विफल नहीं होने दूंगी। ये संघर्ष लंबा हो सकता है और ये आपके जो बीज है, आपके जो कार्य आने वाले पीढ़ियों के लिए संरक्षण का कार्य बनेंगे, वृक्ष बनेंगे। आप अकेले नहीं हो, आपकी शिष्या आपके साथ में है, मेरी पास्टर। तो बुद्ध, धम्म और संघ, तथागत ने जो धम्म दिया है ये बहुत बड़ा विस्तृत धम्म है। जिस जगह तथागत को बोधि प्राप्त हुई है और जो संघ प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा है, ये तीनों कार्य प्रगतिशील स्टेज पे जाने की जरूरत है।
तो इस जो स्थल आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए आंदोलन चल रहा है, ये बौद्धों को वापस मिलना जरूरी है। और इसीलिए जो संघर्ष अनागारिक धम्मपाल जी ने किया, मेरी पोस्टर के साथ में मिलकर, वो संघर्ष बाबा साहब के बाद में, बाबा साहब भी रहते जीवित तो महाबोधि महाविहार टेम्पल को मुक्त कराने का काम करते, लेकिन अचानक 1956 को उनका जाना हुआ। जैसे उन्होंने बौद्ध धम्म ग्रहण किया, उसके बाद में वो अपना इंटरनेशनल दौरा करते और इंटरनेशनल लेवल पे बुद्धिस्ट लोगों को बोलते कि इसमें दान दो, संस्थाएं ओपन करो, बुद्धिस्ट लोगों के लिए एजुकेशन सेंटर ओपन करो, ध्यान सेंटर ओपन करो, महाविहार बनाओ। ये सारा काम बाबा साहब करने वाले थे। और पाली के लिए रिसर्च सेंटर बनाते, बहुत सारा काम बाबा साहब का पेंडिंग था। और राजनीति में अपने लोगों को अच्छे से स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण स्थल बनाते और समता सैनिक दल के रूप में एक मार्शल टीम खड़ी करते, बहुत बड़ी टीम खड़ी करते ऑल ओवर इंडिया के अंदर में। और इकोनॉमिक जोन को अच्छा करने के लिए वो इकोनॉमिक आंदोलन भी करते, बैंक ओपन करते, व्यवसाय ओपन करते, ठेकेदारी लाते, बहुत सारा रिसर्च सेंटर और बहुत लोगों का ब्रेन डेवलपमेंट करवाने का काम करते। तो बाबा साहब जाने के बाद में अनागारिक धम्मपाल जी के आंदोलन को जो सहयोग मिलना चाहिए, मैं समझता हूं कि वो सहयोग थोड़ा कम हो गया। तो 1893 में बौद्ध गया मंदिर का पुनरुद्धार और बौद्ध धम्म का पुनर्जागरण, जब अनागारिक धम्मपाल जी हवाई पहुंचे, यहीं से इनका नया अध्याय शुरू हुआ था। तो मेरी पोस्टर महाबोधि सोसाइटी के लिए दान किया, बौद्ध गया आंदोलन के लिए दान किया, सामाजिक कार्य श्रीलंका और भारत के लिए शिक्षा, चिकित्सा और बौद्ध विहार के निर्माण के लिए भी सहयोग किया। तो इनके कारण क्या हुआ कि वैश्विक इंटरनेशनल पहचान मिली और बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार पश्चिम से एशिया तक फैल गया। तो धम्मपाल जी ने इनको महाबोधि उपासिका की उपाधि दी। ये केवल आस्था के लिए नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा और दान के लिए, और इसने इतिहास को बहुत बड़ी दिशा दी। तो सच्चा धम्म और करुणा किसी जाति, देश या संस्कृति के सीमाओं में नहीं बंधा होता है। इस महान पश्चिमी महिला ने अनागारिक धम्मपाल जी के साथ मिलकर बौद्ध धम्म को विश्व पटल पर पुनर्जागरण करने की अहम भूमिका निभाई। वे एक दानश्री थी और बौद्ध धम्म की सच्ची उपासिका और संरक्षिका भी थी। तो आज भी महाबोधि एक्ट बदलाव के लिए जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में हमारे भिक्षुगण सक्रिय है। इसके अलावा बहुत से जागृत जो विपासक है वो भी सक्रिय है। तो यह आंदोलन निरंतर जारी है, उसमें सभी उपासक सहयोग करना जरूरी है। कोई समय दे सकता समय दे, कोई पैसा दे सकता पैसा दे, कोई प्रोत्साहन दे सकता पैसा प्रोत्साहन दे, लेकिन किसी भी तरीके से आंदोलन को और आंदोलन की गति को कम नहीं होने दे। क्योंकि आंदोलन चलते रहने चाहिए।
आंदोलन चलते रहने चाहिए। इसी आंदोलन की कड़ी में हम रामास्वामी पेरियार जी को भी याद कर लेते हैं। 17 सितंबर 1879 ईरोड तमिलनाडु भारत, इसमें रामास्वामी पेरियार नायकर जी का जन्म हुआ। इनकी जो मुख्य कार्य है, समाज सुधार का मुख्य कार्य है, द्रविड़ आंदोलन के नेता है और स्त्रियों के अधिकारों के प्रबल समर्थक है और अंधविश्वास खत्म करने का भी काम उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे किया। उन्होंने ब्राह्मणवाद की जाति प्रथाओं के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चलाया और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं के फ्रीडम के लिए और एजुकेशन के लिए आवाज ही उठाई और अधिकार देने के लिए भी कार्य किया। वे बाल विवाह और सती प्रथा के जबरदस्त विरोधी रहे। वे मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। स्वराज्य और तर्क पर उन्होंने जोर दिया और समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनका जो द्रविड़ आंदोलन था, दक्षिण भारत में सामाजिक न्याय, समानता के लिए राजनीति और सामाजिक आंदोलन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ब्राह्मणवाद और सरकार की जो नीतियां जो समाज के विरोध में थी, समानता, बंधुत्व और न्याय के विरोध में थी, उनका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने नौकरी के अंदर में आरक्षण, शिक्षा और पिछड़े वर्गों के लिए भागीदारी के लिए काम किया। तमिलनाडु में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की नींव उनके ही कार्यों के कारण पड़ी। उनको बचपन से ही सामाजिक असमानता का अनुभव हुआ। उन्होंने स्थानीय स्कूलों में शिक्षा तो प्राप्त की, लेकिन उनकी जो रुचि थी तर्क और सामाजिक मुद्दों में ज्यादा गहरी थी। जो असमानतावादी विचार थे, उस विचारों पे उन्होंने बचपन से ही हमला बोलना चालू कर दिया था। वे समाज के ऊंच नीचता के खिलाफ थे। तो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने 1919 में ब्राह्मणवादी जातिवादी के खिलाफ और शेड्यूल कास्ट, ओबीसी के आत्मसम्मान को जागरूक करने के लिए आंदोलन किए। बुराई का विरोध किया, लेकिन अच्छाई को जागृत भी किया, प्रोत्साहित किया। उनके आंदोलन के दो रूप रहते थे, बुराई का विरोध करना, अच्छाई को जागृत करना। बुराई को संरक्षण नहीं देना, बुराई को भगाना, बुराई यानी कचरा, और अच्छाई को जागृत करना। 1925 में उनका द्रविड़ आंदोलन जो था, दक्षिण भारत के अंदर में सामाजिक न्याय और समानता के लिए संगठन तैयार किया उन्होंने। तो वो था ब्राह्मणवाद के खिलाफ। 1920 से 1930 में स्त्री अधिकारों के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया। स्त्रियों को शिक्षा, संपत्ति और समाज में स्वतंत्रता दिलाने का काम किया।
और बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध किया। 1930 में उन्होंने धार्मिक सुधार के लिए बहुत बड़ा काम किया। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, अंध धार्मिक प्रथाओं के खिलाफ उन्होंने सार्वजनिक अभियान छेड़ा। 1940 में वे राजनीतिक सक्रियता में आए। स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय और आरक्षण के लिए आंदोलन चलाया और तमिलनाडु के द्रविड़नाडु में समानता के लिए राजनीतिक दबाव बनाया। 1950 से 1960 में समानता और शिक्षा, पिछड़े वर्गों, दलितों यानी शेड्यूल कास्ट के लिए शिक्षा का अवसर बढ़ाया, सामाजिक राजनीतिक सुधार किया। तो एक महान समाज सुधारक थे। उनका जीवन समानता, करुणा और सामाजिक न्याय के आदर्शों का प्रतीक है। जिन्होंने जीवन भर जातिवादी, अंधविश्वासी और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष किया और उनका आंदोलन का परिणाम ये हुआ, समानता, शिक्षा और स्त्री के मुक्ति के द्वार खोल दिए। उन्हें आज भी समाज सुधारक और द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, हमें हमारे महापुरुषों से क्या सीखने की जरूरत है? एक्चुअल हम लोग जो चीज सीखते हैं, हम लोग जो करते हैं, हम लोगों को जो कुछ मिला है, या तो हमको उसकी जानकारी होती नहीं है, और जानकारी भी होती है तो हमारा दृष्टिकोण बहुत कम होता है। इसका रीजन मैं एक चीज देखता हूं, वो है कि हमारे यहाँ बौद्धिक आंदोलन कम चल रहे हैं। और उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये रात में होटलों में पार्टी करता है, वो पार्टी में शराब पीता है, वो शराब के नशे में वो आंदोलन की चर्चा करता है और दूसरे दिन आके सो जाता है, सुबह थक के उठता और काम पे चला जाता है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं, शराब के नशे में बोलना बड़ा अच्छा लगता है, शराब के नशे में बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे दिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। उसका रीजन है कि उसका ब्रेन उस लेवल पे काम नहीं करता है। इसलिए आपने देखा होगा, कोई भी जो महापुरुष है, इन्होंने शराब का विरोध क्यों किया? क्योंकि ब्रेन का वर्किंग, मतलब थिंकिंग जो होती है ना, स्पिरिचुअली थिंकिंग है, ये कमजोर हो जाती है। स्पिरिचुअली थिंकिंग कम हो जाती है, वो केवल एक मशीन रूप में काम कर सकता है। टेक्निकल है, टेक्निकल काम बहुत बढ़िया करेगा, ये करेगा, लेकिन उसका स्पिरिचुअल लेवल बहुत बड़े लेवल पे नहीं जाएगा। क्योंकि वो स्पिरिचुअल जाने के लिए उसके अंदर में संवेदना बहुत जरूरी होती है, और वो संवेदनाओं के कारण उसकी जड़ें बहुत गहराई में जाती है, जिसको कंपेशन बोलते, करुणा तब आती। आपने इसलिए किसी भी साधु संत को हिंसा का विरोध करते हुए देखा होगा। तो शराबबंदी, जो तथागत कहते हैं कि तलवार के सामने जाने से डरना नहीं, तुम्हारी शौर्य की निशानी, लेकिन शराब के सामने जाने से डरना, क्योंकि ये गरीबी, भूखमरी और शारीरिक व्याधि की निशानी। तो तथागत अपना बेस स्ट्रांग करने के लिए काम कर रहे थे। तथागत अपना बेस स्ट्रांग करने के लिए काम कर रहे थे। अपना बेस कैसे स्ट्रांग होगा? जब धम्म का बेस स्ट्रांग होगा। धम्म का बेस कैसे स्ट्रांग होगा? धम्म को समझने लायक लोग पैदा होंगे। और समझने लायक लोग कैसे पैदा होंगे? उनके आचरण से पैदा होंगे। तो एक विद्वान लोगों का टीम तैयार करना था। तो विद्वान लोगों का तथागत को टीम तैयार करना था। तो उन्होंने देखा विद्वत्ता के आसपास में कौन लोग हैं, उन लोगों को उन्होंने संघ में शामिल किया और बोला कि जनता को अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार कराओ। और मेरा जो धम्म है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदि न कल्याण अंत न कल्याण के लिए है।
क्योंकि तथागत एक सिस्टम क्रिएट करना चाहते। तथागत वर्ल्ड के पहले ऐसे व्यक्ति हो जो सिस्टम क्रिएटर है। सिस्टम से ही आदमी अमीर होता है और सिस्टम नहीं रहने से ही गरीब होता है। हाँ, कुछ मॉरल सिस्टम होते हैं, कुछ अनमॉरल सिस्टम होते हैं। सिस्टम दोनों होते हैं। शराब का और गांजा का व्यापार करने वाला आदमी भी अमीर होता है और दवाई और खाद्यान्न का व्यापार करने वाला आदमी, टेक्नोलॉजी का व्यापार करने वाला आदमी भी अमीर होता है। बस दोनों के अमीरी में अंतर है। पैसा दोनों से आ रहा, लेकिन एक के एक्टिविटी से समाज का उद्धार हो रहा है, दूसरे के एक्टिविटी से हॉस्पिटल ओपन हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, अचानक बीमार हो रहे हैं। दोनों के एक्टिविटी में अंतर है। तो इन मॉरल एक्टिविटी नहीं हो। तथागत का ये उद्देश्य था कि इन मॉरलिटी वाली एक्टिविटी हो। तो मॉरलिटी वाली एक्टिविटी कौन करेगी? नैतिक एक्टिविटी कौन करेंगे? नैतिक एक्टिविटी वो करेंगे जो नैतिकवान होगा, मॉरलिटी वाला होगा। तो मॉरलिटी का एजुकेशन। तो उन्होंने 5 सील यानी प्रिंसिपल को एक रूल नहीं बनाया, उन्होंने नियम नहीं बनाया, उन्होंने आचरण बनाया कि आचरण के रूप में आपको उसको धीरे धीरे ताकतवर बनाना है। आचरण के रूप में धीरे धीरे ताकतवर बनाना है। ये काम तथागत ने अपने जीवन भर किया। तथागत ने अपने जीवन भर किया, 1-2 दिन के लिए नहीं किया, जीवन भर किया। क्योंकि उनको मालूम था कि ये ज्ञान बहुत बहुमूल्य ज्ञान है। ये ज्ञान बहुत बहुमूल्य ज्ञान है। इस ज्ञान का उपयोग समाज के अंदर में होना चाहिए। क्योंकि तथागत को जो बोधि प्राप्त हुई थी, जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो कोई सिंपल ज्ञान नहीं था, सिंपल बोधि नहीं थी। और इसलिए उन्होंने कहा मेरे तो बहुत सारे साल ऐसे बर्बाद हुए क्योंकि मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। मैं तो प्रायोगिक प्रैक्टिकल कर रहा था कि देख रहा था कि ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, दुख से मुक्ति कैसी होगी। 6 साल तक अलग अलग ढंग से तपश्चर्या करते रहे, अलग अलग तरीके से कुछ तो करते रहे। लेकिन उनको समझ में आया कि जो मार्ग है, ये मार्ग 4 श्रेष्ठ सत्य के अंदर में उन्होंने जो अंतिम सत्य है वो है दुख मुक्ति का मार्ग। उन्होंने ये नहीं कहा कि अचानक तुमको सुख मिल जाएगा। उन्होंने कहा ये प्रोसेस है। अचानक एक दिन में उन्नति नहीं होती है, प्रोसेस है, सिस्टम है। सिस्टम को डेवलप करना होगा, सिस्टम को समझना होगा और सिस्टम का रनिंग करना होगा। तो सिस्टम को समझना, सिस्टम का डेवलप करना और सिस्टम को रनिंग करना और सिस्टम को स्टेब्लिश्ड करना। जितने लोग सिस्टम को समझते हैं, सिस्टम को जानते हैं, वो लोग अमीर है। जितना जिसका बड़ा सिस्टम वो उतना बड़ा अमीर। हमारे पास में इतना बड़ा दृष्टिकोण नहीं होता कि हम उस अमीरी को संभाल सके। और इसलिए हमारे पास उतनी चीजें आती जितनी हम संभाल सकते हैं। लेकिन हमने ब्रह्मांड के अगर सिस्टम को समझा और अपने आप को ब्रह्मांड के सिस्टम के साथ प्लग कर दिया तो हम लोग उस लेवल पर जा सकते हैं जहां पर आज के डेट में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, एलन मस्क ये सोचता है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। एलन मस्क ये सोचता है कि रोड पर गाड़ियां बहुत ज्यादा दौड़ रही है, ट्रक, रोड जाम हो रहे हैं। इसके लिए क्या किया जाए? बोले पेट्रोल डीजल तो खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वाहनों का स्टेबल किया जाए। इलेक्ट्रिक वाहन को वो अपना सिस्टम बनाता है। टेस्ला के रूप में अपना सिस्टम क्रिएट करता है। स्पेसएक्स वाली कंपनी के 3 रॉकेट सक्सेसफुल रन नहीं हो पाए तो पहले गलती से उन्होंने सीखा, दूसरे गलती से सीखा, तीसरी गलती से सीखा। तीसरे गलती तक तो यहां तक आ गए कि उनका घर चला गया, पैसा नहीं था पास में, कुछ दोस्त थे, कुछ रिश्तेदार थे, इधर उधर से पैसा लिया। हालत इतनी खराब थी कि अगर चौथा रॉकेट अगर फेल होता
तो एलान मास्क रोड पे आ जाता, मतलब कुछ भी नहीं बचता। लेकिन उसने हिम्मत की और उसने वो पॉइंट ढूंढा कि जिस पॉइंट से उसका तीसरा रॉकेट फेल हुआ, उस पॉइंट को सक्सेसफुली 1 वीक के विदिन 1 वीक के अंदर में उसने घोषणा की कि ये चौथा रॉकेट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और फोर्थ रॉकेट जैसे ही लॉन्च किया, वो स्पेस के अंदर में सक्सेसफुली गया और एलान मस्क की तरफ दुनिया के निगाहें चली गई, क्योंकि प्राइवेट पहली ऐसी कंपनी थी जिसने नासा के बाद में ये काम किया, और वो भी कम लागत में। तो नासा से उनको फिर बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, और फिर आप देखते हैं कि उन्होंने बल्क में फिर अपना टेस्ला चलाया, और टेस्ला 50-50 हज़ार वाहन भी उन्होंने एक स्लॉट के अंदर में मैन्युफैक्चर किए। इधर वाहनों की डिमांड बढ़ गई, उधर उनका नाम हो गया, उधर उनकी अन्य कंपनियां। तो आज एलान मस्क के पास में 6 कंपनियां हैं, और अभी तक केवल एक व्यक्ति शेयर मार्केट के कारण उनका स्थान ले पाए हैं। लेकिन वर्थ वाइज अगर देखा जाए तो नंबर 1 वर्ल्ड के अंदर में एलान मस्क रिचेस्ट पर्सन ही नंबर 1 है। तो तथागत जो धम्म देना चाह रहे थे, वो थिंकर बनाना चाह रहे थे लोगों को, कि जहां पर भी अष्टांग मार्ग में जो सम्यक आजीविका की बात आती है, इस आजीविका के अंदर में यह है कि सोसाइटी के लाभ के लिए ऐसा व्यवसाय क्रिएट करो, या ऐसे बड़े संस्थान के अंदर में काम करो कि जिसके कारण आपके कारण कई लोगों का लाभ हो। हम इस देश के अंदर में ब्राह्मणवाद के खिलाफ इसलिए नहीं है कि ब्राह्मण हमारे दुश्मन है, ये है क्योंकि ब्राह्मणवाद की वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण इस देश का ही नहीं, लोगों का बहुत बड़ा अकल्याण हुआ। लोग मुक्ति के पथ पे नहीं जा पाए, लोग प्रोग्रेस नहीं हो पाए, लोग गरीब हुए, और ये देश गरीब हुआ, देश नंगा भूखा हुआ। और जो कुछ जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते थे, जिनके अंदर में बहुत बड़ा नॉलेज था, वो ब्राह्मणवाद के दुष्प्रचार के कारण। मैं अगर 2-4 दुष्प्रचार अगर उनके बताऊं, अंग्रेजी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी स्कूल विदेशी है, और ये स्कूल हमारे संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, तो हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ने नहीं दिया, हिंदी में पढ़ो। और हमारे सामने नेताओं ने आया के भाषण ठोके, हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी मातृभाषा। जब हम पीटी के अंदर में इंजीनियरिंग के लिए गए तो पहली बार डर लगा, क्योंकि वहां तो अंग्रेजी के अंदर में ही सब कुछ था, अंग्रेजी में ही सब कुछ था। तो षड्यंत्र के तहत हमें इंटरनेशनल जाने से रोका, ये षड्यंत्र था। आज भी मैं यूनिवर्सिटीज के अंदर में देखता हूं, बहुत कम यूनिवर्सिटी है जो पाली को अपना स्टैंडर्ड बना रही, सिखा रही। पाली को ऐसा बैन कर दिया कि तथागत की वाणी लोगों तक पहुंचे ही नहीं। और अभी तो सरकार ने बाबा साहब के वॉल्यूम छापना बंद कर दिया। जितने पहले वाले सरकार ने छापे, अभी वाली सरकार छाप नहीं रही। एजुकेशन लोगों के पास पहुंचे ही नहीं। पहुंचे तो वो एजुकेशन पहुंचेगी जो कोई काम का नहीं है, 2% का एजुकेशन है। आत्मा परमात्मा के पास जाओ, मूर्ति की पूजा करो, दारू पियो, नाच गाना करो, कावड़ यात्रा में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, तुम्हारा भला हो जाएगा, हम तुम्हें मोक्ष दे देंगे। कौवे को खाना खिलाओ, तुम्हारे बाप को मोक्ष मिल जाएगा। ये झूठी मनगढ़ंत कहानियां रचने वाला ब्राह्मणवाद जो लोगों को जन्म से उच्च और नीच मानता है, इसने पूरे देश के अंदर में पूरा भुखमरी का और एक अंधविश्वास का वातावरण पैदा करके रखा है। इसलिए बुद्ध धम्म की जरूरत है। बुद्ध धम्म समानता, मैत्री और बंधुत्वता का काम करता है, और इसका इम्पैक्ट देखते। आज एक परिवार अपने आप को परिवार नहीं समझता है, एक परिवार के लोग अपने आप को ये नहीं समझते। नाच गाना हुआ, पार्टी हुआ तो सब लोग दौड़ के आते, शादी में सब लोग दौड़ के आते, जब अच्छाई होती खूब दौड़ के आते। उसी परिवार के अंदर में कुछ अगर उसके ऊपर कुछ ये होती तो दौड़ के नहीं आते, सब लोग छुपते हैं। बहुत कम लोग हैं कि जो बोलते हैं कि हम तुम्हें सहयोग करेंगे। वो सोचते हैं मुझे मांग तो नहीं लेंगे, कुछ मुझसे छीन तो लेंगे, अपनी धन बचाने के लिए लग जाते। हमारा कंपेशन, हमारी करुणा अभी गड्ढे में चली गई है।
बाबा साहब ने ये कहा था, बाबा साहब ने ये कहा था, बाबा साहब ने ये किया था, वो किया था। नेतागिरी वाले लोग बहुत है। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का रोग दिखाता है, लेकिन जाल में फंसना नहीं, और जाल में ही फंसा है। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, जाल में फंसना, लेकिन जाल में फंसा हुआ है, और वो शिकारी उसको लटका के ले जा रहा है। तुम मृत्यु के तरफ बढ़ रहे हो, तुम्हारा ना कोई पाथ क्लियर हुआ, ना कोई रास्ता क्लियर हुआ, तुम अहंकार में डूबे हो। तुम ये सोच रहे हो कुपमंडू बनके कि मैंने तो बहुत बड़ी प्रोग्रेस कर ली। क्या प्रोग्रेस कर ली? क्या प्रोग्रेस कर ली? 2 4 10 20 करोड़ कमाने से कोई प्रोग्रेस होती है ऐसा जरूर नहीं। इंटरनल प्रोग्रेस होना चाहिए। वो तड़प निर्माण होना चाहिए जो अनागारिक धम्मपाल के अंदर में तड़प थी कि धम्म का प्रचार प्रसार मैं करूंगा। क्या करूंगा? कैसे करूंगा? कैसे विश्वविद्यालय स्टेबल करूं? कैसा एजुकेशन सेंटर स्थापित करूं? कैसे मेडिटेशन के सेंटर स्थापित करूं? कैसे ये जो गरीब बच्चे इनके लिए स्कूल खोलूं, ये भिक्षु इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलूं, ये पुनरुद्धार करूं तथागत के आंदोलन का। ये पीड़ा, इन पीड़ा ने मेरी पोस्टर जैसे महिलाओं को दानवीर बनाया, आकर्षित किया, आंदोलनों की जड़ें गहरी की। हमें बाबा साहब जैसे लीडर बहुत कम मिलते, सदियों में बहुत कम मिलते। बाबा साहब का वो रूप देखते लोग, जो रूप बहुत खतरनाक रूप है, लेकिन बाबा साहब का दूसरा रूप भी है। बाबा साहब रात में जब पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते अपने मिशन को देखते थे, उनको लगता था मैंने समता सैनिक दल बनाया, भारतीय बौद्ध महासभा बनाया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैंने पूरा ढांचा तैयार किया, पूरा मैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे आगे जाना चाहता हूँ। लेकिन ये मेरे जो लोग हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे पद के लिए, पोस्ट के लिए। मुझे ये बनाओ, मुझे वो बनाओ, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, धन संपत्ति के लिए लड़ रहे। लेकिन ये मिशन को समझ नहीं रहे, इस मिशन को जानकारी नहीं इनके पास में। हमारा भिक्षु संघ भी अभी बाबा साहब देखते हैं कि ये केवल मठाधीश बन चुका है, ये प्रचार प्रसार का काम कम करता है। ये बोलता है मुझे कि भाई शादी में बुलाओ, मैं शादी लगाऊंगा, खाना खाने के लिए बुलाओ तब मैं आऊँगा, वैसे जाऊँगा ही नहीं प्रचार प्रसार के लिए, बगैर बुलाए तो जाता ही नहीं है। तो ये आलसी बन चुका है। कैसा प्रचार प्रसार हो, कैसा ये हो? तो बाबा साहब एक्टिव मूवमेंट क्रिएट करना चाहते थे। बाबा साहब एक्टिव मूवमेंट क्रिएट, क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे लोगों को एजुकेटेड करना जरूरी है, उसके बाद रिसर्च आता है। ध्यान रिसर्च में है। पहले रिसर्च लायक लोग तो बने, रिसर्च लायक लोग तो बने, क्योंकि रिसर्च लायक अगर लोग नहीं बनेंगे, रिसर्च लायक अगर लोग नहीं बनेंगे तो फिर क्या आंदोलन चलेगा? कैसा आंदोलन चलेगा? आंदोलन तो चल ही नहीं सकता, आंदोलन तो चल ही नहीं सकता। इसीलिए बेस तथागत ने बेच दिया 5 सील, 5 प्रिंसिपल, कि एक समाज को निर्माण करने के लिए 5 प्रिंसिपल तो होना चाहिए कि मैं ट्रूथ, सत्य बोलूंगा। अब लोग बोलते कि सत्य बोलने का क्या मतलब है? सत्य बोलने का मतलब है वो किसके लिए है? ये ब्राह्मण लोग झूठे झूठे ग्रंथ लिख रहे थे, अपने आप को जन्म से ब्राह्मण कह रहे थे और लोगों को गुमराह करते थे। इनके लिए बोला है, इनके लिए बोला है। अब लोग उसको किसी तरीके से ले, लेकिन पहला हिंसा किसके लिए की? ये पशुवध करते थे। क्या पशुवध करते थे? ये पशुवध ऐसा करते थे कि देवताओं को खुश करने के लिए गायों की बलि चढ़ाते थे, बैल की बलि चढ़ाते थे, पशुओं की बलि चढ़ाते थे। और आज कहते हैं शंकराचार्य कि मैं गाय को माता और गाय को संरक्षण। अरे भाई, गाय का भी संरक्षण कर रहे तो बैल का भी संरक्षण करो, अन्य मुख बगिर प्राणियों का संरक्षण करो। केवल एक गाय को माता मान के ही उसका संरक्षण करोगे, बाकी का नहीं करोगे तो क्या होगा? तथागत ने पशु बलि का विरोध किया, पशु बलि का विरोध किया, हर प्रकार के बलि का विरोध किया। समझना होगा, तथागत के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हम कॉन्सेप्ट पे बहुत दूर है। तथागत ने मार्ग बताया, हमको रास्ता दिया। मार्ग का मतलब होता है रास्ता चलने के लिए। अगर आप जीविका कमाना हो तो कैसी जीविका कमाना है? अगर आपको सोचना हो तो आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए, सम्यक। और मार्ग होना चाहिए तो कौन सा मार्ग? अच्छा मार्ग। 3 मार्ग है, बुरा मार्ग, एक आलसी वाला मार्ग और एक अच्छा मार्ग। बुरा मार्ग वो है कि जो खाओ पियो, मजा करो, नाच गाना करो, वेश्यालय जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, सब कुछ करो, कोई जीवन की चिंता नहीं। दूसरा मार्ग, शरीर को तड़पते रखो, खाने को मत दो, पीने को मत दो,
अच्छे कपड़े मत पहनो, कुछ नहीं, और बस त्यागशील करके अपने आप को त्याग करते रहो। लोग बोलते हैं त्याग वाला मार्ग है, त्याग वाला मार्ग है, पीड़ा वाला मार्ग है। 6 साल तक तथागत ने वही किया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ उससे। लेकिन एक है मध्यम मार्ग। मध्यम का मतलब बीच वाला मार्ग नहीं है। लोग बोलते बीच का मार्ग दिया, बीच का मार्ग नहीं है। मध्यम का मतलब होता है राइट, सही मार्ग। सही मार्ग कैलकुलेटिव मार्ग है, जिसमें बॉडी भी अच्छी होती है, माइंड भी अच्छा होता है, थिंकिंग भी होती है, सिस्टम होता है। एक सिस्टम को डेवलप करना, और जैसे आप एक सिस्टम डेवलप करने वाले व्यक्ति बनते हो तो आप अमीर व्यक्ति बनते हो। इसलिए एंड्रू कार्नेगी को जब दान की बात आई तो उनको लगा कि क्या दान दूं मैं, तो एंड्रू कार्नेगी ने 2500 से ज्यादा लाइब्रेरी के लिए दान दिया। लाइब्रेरी बना दिया अमेरिका में, क्योंकि वो रिचेस्ट मैन था। विश्वविद्यालय बनाए, लाइब्रेरियां बनाई, विश्वविद्यालय बनाए, एजुकेशन सेंटर्स के लिए दान दिया। और इसीलिए अमेरिका रिसर्च में कहीं गुना आगे है, क्योंकि वहां के जो उद्योगपति थे उन्होंने ये काम किया। और इधर के उद्योगपति राम मंदिर को दान देंगे, मंदिर में बहुत बड़ी मूर्ति बनाएंगे, महाकाल में एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाएंगे, शंकराचार्य की 800 करोड़ की मूर्ति बनाएंगे, 3200 करोड़ की मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाएंगे। रिसर्च सेंटर नहीं बनाएंगे, विश्वविद्यालय के पैसा दान देने के लिए नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं बनाएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे, कांवड़ यात्रा के लिए जरूर पैसे देंगे, दान पैसा दारू पीने के लिए जरूर। क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है कि उस प्रोग्राम ने दिमाग को खराब करने वाला आंदोलन किया। और ये क्यों ऐसा हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि ये जो लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था स्थापित करने वाले लोग हैं, मैं पहले समझता था इनको जानकारी नहीं है, जानबूझ के कांवड़ यात्रा में ओबीसी के बच्चों को भेजते हैं ताकि ये पढ़े लिखे नहीं, जानबूझ के गवर्नमेंट के स्कूल खत्म कर रहे हैं ताकि लोग पढ़े नहीं, जानबूझ के पाठ्यक्रम के अंदर मिलावट कर रहे हैं ताकि इनका दिमाग ही नहीं जागृत हो। तो जानबूझ के कर रहे, जानबूझ के शराब चुनाव के वक्त पिला रहे कि तुम सोचने समझने लायक हो ही नहीं। और अभी तो उन्होंने सिस्टम को इतना हाईजेक कर लिया कि ईवीएम मशीन के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से वहां तक पहुंच गए। अभी वो न्यायपालिका को भी कैप्चर कर लिया। और न्यायपालिका के अंदर में एक विकृत मानसिकता के लोग बैठते तो ये देखते कि संविधान में से कहां से न्याय को इधर से उधर भगाया जा सकता है, कैसे क्या किया जा सकता है। और औद्योगिक क्षेत्र में भी चले गए तो वहां पर जाके वो सोचते हैं कि मैं कैसे मिलावट कर सकता हूँ, तो मिलावटी सामान आने लग गया, न्याय गड़बड़ हो गया, एजुकेशन में हो गया। हमारा काम क्या है, ये सब चीजों से जनता को जागृत करना, वहां से निकालना, क्योंकि फ्रीडम वाली भी कुछ दुनिया होती है। और मैं इसका भुक्तभोगी हूं, मैं इसका भुक्तभोगी हूं। मैं जानता हूं वो चीज को जानता हूं, अनुभव करता हूं। लोगों के पास में वो चीजें होती है जो उन्होंने जीवन में सोचा होता है, हमने वो चीजें प्राप्त करके उस चीजों से ऊपर निकल आए। मैंने अपने लाइफ के अंदर में जब स्टूडेंट यूनियन के लिए आंदोलन किया, 3 हॉस्टलों का मैं नेतृत्व करता था और मध्य प्रदेश का जॉइंट सेक्रेटरी था स्टूडेंट यूनियन का। 10,000 युवाओं की हमने सभा बुलाई और जन जागृति का आंदोलन ये किया। सरकार झुकी और बहुत सारे काम किए, लेकिन एक 82 करोड़ का जो घपला था, उस घपले का जैसे हमने आंदोलन किया, जो स्टूडेंट का छात्रावास के लिए और बच्चों के खाने पीने के लिए जो चीजें आई थी, तो मुझे उस समय के मंत्री ने, कैबिनेट मंत्री ने बुलाया और कहा कि तुम्हें लाल बत्ती देंगे, तुम्हें आंदोलन वापस लो। मैंने कहा आंदोलन वापस लेते हैं, बच्चों का ये पैसा रिलीज करो। 10 मिनट हमारी बातचीत हुई। उसने बोला कि तुम्हें लाल बत्ती दे रहे यार, ये इससे इस झंझट में मत पड़ो। हमने वहां से त्याग किया, नहीं तो मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में ही कैबिनेट मिनिस्टर बन गया था। आज जो लोग, मैंने एक अपने चीफ इंजीनियर दोस्तों के सामने खड़ा हुआ, उसने मेरे को बैठने के लिए जगह नहीं दी और मेरा दिमाग खराब हो गया। जब मेरा दिमाग खराब होता है तो बड़े अधिकारियों के सामने होता है, नीचे लेवल पे नहीं होता खराब, बड़े लेवल पे होता है मेरा खराब। और मैंने उसको कहा, तुम जिस स्थान पे बैठे हो, तुम चीफ इंजीनियर हो, तुम बहुत बड़े आदमी हो, और मैं भी तुम्हारे समाज का व्यक्ति हूँ, तुम मुझे समझ रहे हो कि ये कोई गया बीता आदमी है। मैंने कहा नहीं, तुम जब स्टूडेंट थे तब मैं कैबिनेट मिनिस्टर लेवल पे रहता, लेकिन मैंने त्याग किया, उस समय आंदोलन के लिए त्याग किया, इंश्योरेंस सेक्टर में आया। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है, यहाँ पर रियल इस्टेट सेक्टर में आया, देखा तो चारों तरफ सिस्टम में करप्शन मचा हुआ है। लोग तरक्की का मतलब समझते कि चोरी करके पैसा हासिल करना,
और हम समझते तरक्की का मतलब चोरी करके हासिल करना नहीं है, सिस्टम को प्रोड्यूस करना है। क्योंकि ब्राह्मणों का सिस्टम बनाया सिस्टम मनुस्मृति के अनुसार ये कहता है कि शूद्रों से जो कुछ भी है उसको आप ले लो, छीन लो, उनको धन तो रखना ही नहीं चाहिए। महिलाओं को पढ़ने मत दो, उनको समानता का अधिकार मत दो, मंदिर में मत जाने दो, उनको महिला दासी होनी चाहिए। तो महिला ऐसी हो गई और महिला घर के अंदर भी घुस गई, किचन के अंदर में, उसका दिमाग किचन वाला बन गया, उसको कोई बाहर की समझ तैयार मत करने दो। लेकिन बाबा साहब थे इसलिए महिलाएं राष्ट्रपति बनी, प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनी। लेकिन बहुत सी महिलाएं अभी घरों के अंदर में ही हैं, चूल्हा चौकाई ये कर रही है और पति के ऊपर शासन कर रही है। और वो समझती है कि मुझे सारी जानकारी है। एक कुएं जैसा दिमाग हो गया, समुद्र का तो देखा नहीं, कुएं जैसे दिमाग में वो समझती मुझे सारे विश्व की जानकारी है। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बन गए। हमारी महिलाएं भी खतरनाक बन गई है बहुत सारी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फैमिली को डिस्टर्ब कर रही है, फैमिली को डिस्टर्ब कर रही है। और इसलिए हमें धम्म के प्रचार प्रसार की जरूरत है। क्योंकि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने जो महिला शिक्षा का आंदोलन चलाया और कुरीतियों को दूर करने का काम किया, इन आंदोलनों ने महिलाओं को सम्मान का काम किया, उनको अंधविश्वास से मुक्त करने का काम किया। उनको शिक्षा की देवी इसलिए कहा जाता है, इसलिए उनका एक नारा है, एक घर की महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। एक घर की महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। और एक घर, बाबा साहब के बारे में कुछ संक्षिप्त में बात की हमने, अनागारिक धम्मपाल जी और उनको सहयोग करने वाली दानवीर महिला के बारे में, और रामास्वामी पेरियार के बारे में जानकारी हासिल की। तो हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु।